Good morning class, welcome to this lecture. There is certain problem in the video, so it is not getting clear recordings. तो इसलिए सिर्फ यहाँ पे ऑडियो आपको दिख रहा है. ऑडियो दिख नहीं रहा मतलब यू आर जस्ट लिसनिंग द ऑडियो. सो विल गो इट व्हाट यू आर सीइंग. हम देख रहे थे दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द डेटाबेस. ये हम लोग लास्ट टाइम पे देख रहे थे. तो मॉडिफिकेशन में क्या क्या क्वेरीज आती है. मॉडिफिकेशन मतलब होता डिलीशन, इंसर्शन और उसके बाद में अपडेट. ठीक है, डिलीशन, इंसर्शन और अपडेट. तो अब सबसे डिलीट करना हमको पता है, इंसर्ट करना हमको पता है. तो देखो यहाँ पर एक, और ये हम बात करें रिलेशनल अलजेब्रा की. ये हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं. हम लोग बात कर रहे हैं रिलेशनल अलजेब्रा की. रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल अलजेब्रा मतलब जो हमने एसक्यूएल कमांड्स जो देखे थे, क्रिएट, अपडेट, एडिट, वो अलग पार्ट हो गया. लेकिन जो रिलेशनल अलजेब्रा मतलब हमने उसमें यूनरी, बाइनरी, इस टाइप की कमांड देखे थे ना, सेट ऑपरेशंस, तो वो हो गया. तो उसी का जो पार्ट था, अगर उसके थ्रू आप अपडेट, एडिट या इंसर्ट करते हो तो वो कैसे होगा. यानी बेसिकली जो हमारे एसक्यूएल के कमांड्स हैं वो तो है ही है, लेकिन ये अलजेब्रिक कमांड्स है. मतलब इससे भी आप लोग अपडेट कर सकते हो. ये रिलेशनल अलजेब्रा की कमांड है. ठीक है, तो फिर आप बोलेंगे सर ये रिलेशनल अलजेब्रा क्या है और बेसिक एसक्यूएल क्या है, हमको मतलब कौन सा कमांड्स यूज़ करने चाहिए. तो वी कैन यूज़ एनीथिंग, जो भी हमको लगता है. सिर्फ कुछ ऐसे फंक्शंस है जिसके लिए हमको रिलेशनल अलजेब्रा यूज़ करना थोड़ा इजी जाता है. जैसे कि अगर आपको सपोज एवरेज फाइंड करना रहा, या फिर आपको सम करना रहा, या फिर आपको क्लब करने का रहा, कंबाइन करने का रहा, तो ऐसी चीज़ों के लिए, या फिर आपको लेस देन, ग्रेटर देन ऐसा कंपेयर करना रहा, तो ऐसा कुछ वैल्यूज़ है. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए फिर आप लोग जो है बेसिक रेगुलर ये जो रिलेशनल अलजेब्रिक कमांड है वो यूज़ कर सकते हैं. तो अब वो हमने पहले के कमांड्स देखे हुए थे. हम लास्ट में देख रहे थे मॉडिफिकेशन ऑफ डेटाबेस. अब मॉडिफिकेशन ऑफ डेटाबेस में देखो आता डिलीट करना, इंसर्ट करना और अपडेट करना. तो इसका कमांड एकदम यहाँ पर सिंपल सा, हियर यू कैन सी कि डिलीट की जो रिक्वेस्ट है वो सीधे सीधे डिलीट कर देंगे जो रोज आपको डिलीट है. ये एक एक स्पेसिफिक वैल्यू उसमें की डिलीट नहीं कर सकते. हियर यू कैन सो कैन नॉट डिलीट वैल्यूज. ये क्या करेंगे, डिलीट ओनली होल ट्यूपल्स. पूरी की पूरी जो ट्यूपल है वो उसको ही डिलीट करेंगे, वैल्यूज को डिलीट नहीं कर सकता. तो इसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, दिस इज आर. ये मतलब हो गया आपका टेबल नेम, और ये चेंजेस आपको किस टेबल में करना है, जिस टेबल में आपको करना है. सपोज आर, ये एक एरो, सपोज ये हो गया आपका टेबल. यहाँ से देखते हैं, इट इज इजियर. ये आपका टेबल नेम और उसमें से क्वेरी. यानी आपने क्या बोला, आपने यहाँ पर क्वेरी लिखी. क्या क्वेरी लिखी, सपोज एक टेबल है उसमें से XYZ लेना है. तो XYZ को आपको सीधे सीधे डिलीट करना है. और ये हो गया, ये जो आपका जो ये है दिस वन माइनस, ये क्या क्या सिंबल है, ये आपका सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस. मतलब वो टेबल में से आपको सीधे सीधे माइनस करना है. क्या माइनस करना, वो हम यहाँ पर लिखेंगे, किस टेबल में से, इस टेबल में से. और इसका जो बचेगा फाइनल वो कौन सी टेबल में आएगा, ये टेबल में. मतलब अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लो तो वहाँ से हमको थोड़ा सा और इजीली समझ में आएगा. यहाँ पर एक टेबल है, वो टेबल का नाम है लोन, रिलेशन. लोन, रिलेशन मतलब टेबल होता. और वो लोन टेबल में 3 रोज है, एक ये रो है, एक ये रो है, एक ये रो है. तो यहाँ पे एक क्या किया, छोटी सी क्वेरी लिखी हुई है. क्या है वो क्वेरी, यहाँ पर एक छोटी सी क्वेरी है कि लोन, लोन ये हो गया आपका रिलेशन, उसमें से माइनस मतलब आपको रिमूव करना है. क्या रिमूव करना है, तो ये आ गई आपकी क्वेरी. ये हो गया मतलब आपका पार्ट ई. और ये एरो था, यहाँ पर आपने लिखा था आर, और ये हो गया आर माइनस ई. मतलब ये हो गया आपका आर, ये हो गया आपका आर. ये एरो मतलब बता रहा है कि इसके सारे चेंजेस इसमें रिफ्लेक्ट होंगे. और ये माइनस ये बता रहा मतलब ये सब्सट्रैक्ट आपको करना है, मतलब डिलीट करना है आपको कुछ भी. और आपको क्या डिलीट करना है, तो ये रो डिलीट करता है. और कैसे, तो बोलता सिग्मा ब्रांच नेम इज इक्वल टू वाशिम लोन. मतलब ये जो लोन टेबल है, मतलब ये लोन टेबल में से आपको ब्रांच नेम वाशिम, जिस भी जहाँ पर भी ब्रांच नेम वाशिम है वो लोन टेबल में से, उसमें से सारे क्वेरीज आपको, उसमें की सारी एंट्रीज आपको डिलीट करनी है. अब मैं आपको बता दूं इसका आउटपुट कैसा आएगा. इसका आउटपुट ऐसा आएगा कि ये टेबल में आपको सिर्फ ये लास्ट वाली रो नहीं दिखेंगी. दिस रो विल बी डिलीटेड. टेबल में सिर्फ अब ये रो बचेंगी और ये रो बचेंगी. मतलब ये रोज में जितने भी है, ये लोन नंबर, ब्रांच नेम, ये सब दिखेगा. सिर्फ ये वाले जो लास्ट रो है ये नहीं दिखेंगे, है ना. इट इज़ वेरी सिंपल. दिस इज रिलेशन लोन. अब उसके बाद में सेकंड क्वेरी देखते क्या लिखे यहाँ पर. सेकंड जो क्वेरी, ये इसका मतलब होता डिलीट ऑल द लोन रिकॉर्ड्स विथ अमाउंट इन द रेंज ऑफ 0 to 50. 0 to 50 के बीच में जितने भी आपके अमाउंट है डिलीट करना है. उसकी क्वेरी देखो कैसी लिखी हुई है. द क्वेरी डिटेल्स का आपका कौन सा रिलेशन है, लोन.
लोन रिलेशन में से आपको क्या माइनस करना है, सिग्मा मतलब सिलेक्ट करो, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड लेस देन इज इक्वल टू 50। लोन रिलेशन में से रिलेशन का नाम यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी आप देखते, यहाँ पर नहीं भी देते तो भी एक क्वेरी वैसे ही वर्कआउट करती थी। तो आपको मैं आपको बता थोड़ा सा डिटेल में, यह किस टेबल में चेंजेस होना है, लोन। तो लोन टेबल में से ही आपने क्या किया, ये सिलेक्ट किया, ठीक है। लोन टेबल में से आपने माइनस किया, क्या माइनस किया, ये सारा अमाउंट कहाँ से सिलेक्ट किया, लोन टेबल से, ठीक है। तो ये आपकी जो क्वेरी का आउटपुट आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे सिंटैक्स पे ज़्यादा ध्यान मत दो कि यहाँ पे भी लोन लिखा है, यहाँ पे आप देखो इसका आउटपुट क्या आएगा कि यहाँ पे जो लोन वैल्यूज है 50 और 3000 के बढ़ के 50 और 3000 के बीच, 0 से 50 के बीच में, 0 से तो सभी बड़े हैं लेकिन उस 50 से छोटी ऐसी कोई वैल्यू नहीं, सभी 50 से बड़ी, तो इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं होगा। तो ये हो गया इसका। सेकंड हम लोग देखते इंसर्शन। इंसर्शन का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। इंसर्शन मतलब क्या होगा, इंसर्शन की यहाँ पर क्वेरी देखते हैं हम लोग। ये देखो यहाँ पर दिया है इंसर्शन, इंसर्शन का सिंबल क्या है, ये मतलब हो गया इंसर्शन। ये हो गया आपका रिलेशन नेम, टेबल नेम, और इसमें रिफ्लेक्ट होने का। तो लोन में आपको क्या इंसर्ट करना है, ये सपोज ये तीन चीज़ें, दिस वन दिस वन दिस वन, तो इसमें सपोज ये 1 2 और 3, या फिर बारोवर में आपको क्या इंसर्ट करना है, ये 1 और ये 2। तो अब हम देखेंगे हमारा जो टेबल नेम है वो कहाँ पर है, लोन है, तो लोन में हम 3 वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, लोन नंबर, ब्रांच नेम, अमाउंट। अब वो रिस्पेक्टिवली ले लेंगे, ब्रांच नेम यहाँ ले लेगा, लोन नंबर यहाँ पे, अमाउंट यहाँ पर, या फिर अगर वो ऑर्डर स्पेसिफिक है तो वो आपको एरर देगा। ये टेबल में यहाँ पर वो स्मिथ और उसके सामने एक लोन नंबर फिर से इंसर्ट कर देगा। तो ये हो गई थी सिंपल इंसर्शन की क्वेरी। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं अपडेट। अपडेट में क्या करना है, यहाँ पर एक क्वेरी लिखिए कि यह क्वेरी देखते डायरेक्टली कि लोन टेबल में वो क्या सिलेक्ट करना है, लोन माइनस नंबर, ब्रांच नेम, अमाउंट इंटू 105, मतलब लोन नंबर, ब्रांच नेम, अमाउंट इंटू 105। तो अब ये क्या करता, ये जो क्वेरी है दिस वन, जो क्वेरी को हम लोग बोलते हैं अपडेट, वो क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक वैल्यू को अपडेट करता। यानी यहाँ पर ये पूरा टेबल अपडेट ना करते, व्हाट इट विल डू, इट विल अपडेट ओनली 1 रो। ये अमाउंट को क्या करेगा, वो 1.05 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देगा। वो सिर्फ इतना ही यहाँ पर अपडेट करेंगे। क्या अपडेट करेगा, दिस पर्टिकुलर अमाउंट, ऑल द अमाउंट, दिस 3000, दिस 4000, दिस 700, वो सबको मल्टीप्लाई करेगा 1.07 1.05 से, और जो भी वैल्यूज आ गई वो फिर यहाँ पर लिख के देगा। तो ये हो गया था आपका अपडेट कमांड, ठीक है। और इसका जो फिर सिंबल है वो कैसा आता है, इट इज़ लाइक दिस। ये मतलब ये आपका रिलेशन नेम, ये आपका कमांड, और ये हो गई थी आपकी पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक क्वेरी। तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या रहता है, ये पहले आपका रिलेशन और माइनस आपकी क्वेरी, दैट इज आर माइनस ई, मतलब ये हो गया आपका रिलेशन टेबल, उसमें से ये क्वेरी माइनस करना है और इसका रिजल्ट आपको दिखाना है इसी टेबल में, आर टेबल में। तो ये सिंपल था, दिस वॉज वेरी सिंपल। और मैंने आपको ये भी बताया अलजेब्रिक ऑपरेशंस है, तो आप इसको विद यूज ऑफ इंटरसेक्शन कमांड्स, यूनियन कमांड, इससे कर सकते हो इंसर्शन। वैसे आपको जो बेसिक है क्रिएट, एंटर, वो सारी जो हमने इसके लिए कमांड देखी वो भी यूज होते हैं। अब नेक्स्ट जो एस्पेक्ट आता वो एस्पेक्ट आता डाटाबेस डिज़ाइन का। अब बेसिकली डाटाबेस डिज़ाइन की जो कंस्ट्रेंट है बेसिक हमने देखे थे कि डाटाबेस में आपको पहले देखना पड़ेगा आपको कौन सा रिलेशनल मॉडल चूज करना है। तो यहाँ पे हम सीधे बात करते हैं कि डाटा कंस्ट्रेंट्स आप पे क्या क्या थे। अब डाटा कंस्ट्रेंट्स एंड रिलेशनल डाटाबेस डिज़ाइन, अब बेसिकली क्या होगा आपके पास, जैसे हमने देखा था कि आपको पहले कितने टेबल्स क्रिएट करना है, तो वो एक चीज़, उसके बाद में कितने टेबल्स में कितने एट्रीब्यूट्स चाहिए, वो एक चीज़, फिर वो जो एट्रीब्यूट्स है उसमें से आपको प्राइमरी की, फॉरेन की कौन सी शीट करना है, वो एक चीज़, और फिर ये टेबल्स के बीच का रिलेशंस क्या रहेगा, वो एक चीज़, क्योंकि बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपने 100 टेबल बनाए और देखो अब ये जो कंसेप्ट है प्राइमरी की, फॉरेन की, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आपको मैंने बोला था कि एक बुक पर लिखना, टेबल बना के और उसमें अप्लाई करना मतलब समझना कि 2 टेबल है सपोज एक डेटाबेस में, एक टेबल है स्टूडेंट और एक टेबल है टीचर, और टीचर के टेबल में कुछ कॉलम्स है लेकिन उसमें एक कॉलम है कोर्स आईडी, और स्टूडेंट के टेबल में भी कुछ कॉलम और उसमें एक कॉलम है कोर्स आईडी। तो ये दोनों टेबल में रिलेशन क्या है कि जो कोर्स आईडी टीचर में है वही सेम कोर्स आईडी स्टूडेंट में है। तो टीचर के टेबल के लिए वो कोर्स आईडी प्राइमरी की है तो स्टूडेंट के टेबल के लिए वो फॉरेन की होंगी, या फिर स्टूडेंट के टेबल के लिए कोर्स आईडी प्राइमरी की है वो एट्रीब्यूट, तो स्टूडेंट के टेबल के लिए वो हो जाएगा प्राइमरी की, फॉरेन की लाइकवाइज। तो ये होता प्राइमरी और फॉरेन की का कंसेप्ट, मतलब आपको कितने टेबल्स बनाना है, उनके बीच में क्या रिलेशंस होना चाहिए, और उसके बाद में उसमें क्या क्या कंस्ट्रेंट्स होना चाहिए। जैसे आपको नेम लिखना है
तो नेम की जगह पे नेम ही आना चाहिए, तो आपको देना पड़ेगा कि नेम अगर आपको इंसर्ट करना है तो नेम इंसर्ट ही करना पड़ेगा। अगर किसी ने वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा तो आपको वहाँ पे वो भी देना स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वहाँ पर नल वैल्यू नहीं आ सकती। नेम एटलीस्ट मिनिमम कि मिनिमम हाँ 2 कैरेक्टर्स का भी हो सकता है, बट इट इज़ फ्रॉम 0 to 20, क्योंकि 1 से शुरू कर, सपोज किसी का नाम ए है तो मैक्सिमम 20 लेटर्स तक का, और तो आपका डेटा टाइप क्या रहेगा वहाँ पर कैरेक्टर। यानी किसी ने लो नेम की जगह पे अगर सपोज मोबाइल नंबर इंसर्ट किया तो फिर वहाँ पे उसको मैसेज आना चाहिए कि यू हैव टू इंसर्ट द अप्रोप्रिएट वैल्यू, इंटीजर्स और नॉट अलाउड। वैसे सेम मोबाइल नंबर के लिए, सेम ईमेल आईडी के लिए, तो आपको डेटा टाइप्स बताना पड़ेगा। डेटा टाइप्स मतलब अगर आप नेम लेते हो तो आता है A to Z अल्फ़ाबेट, ये होगा ज़्यादा आपके डेटा टाइप्स। तो वेरी ये कैरेक्टर जिसको CHAR बोलते हैं कैरेक्टर। और उसके बाद में आपको चाहिए अगर नंबर चाहिए तो आपको बोलना पड़ेगा आपको बताना पड़ेगा यू वांट इंटीजर्स, तो उसमें पूरे के पूरे इंटीजर्स आ जाएंगे। अगर आपको डेसिमल वैल्यूज चाहिए जैसे 3.1, 3.2, 0.00, तो आपको फिर वहाँ पे फ्लोट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे कई सारे डेटा टाइप्स है, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब आपको टेबल कितने चाहिए, वो टेबल के नाम क्या चाहिए, उसमें कितने कॉलम्स चाहिए, उनके कॉलम्स में कौन कौन से आप एट्रीब्यूट्स, मतलब जो एट्रीब्यूट्स है वो एट्रीब्यूट्स के डेटा टाइप्स कितने हैं, फिर वहाँ पर नल वैल्यू रह सकती है क्या है, जीरो वैल्यू रह सकती है क्या, उसमें प्राइमरी की कौन सी है। तो ये सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा ड्यूरिंग रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन। सेकंड पार्ट है फिर यूजेज रिक्वायरमेंट एंड क्वेरीज एंड परफॉर्मेंस। अब देखो जैसे मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। आप जब एटीएम से पैसा निकालते हो तो आप सबसे पहले आपका कार्ड इंसर्ट करते हो एटीएम मशीन में। तो जब आप आपका कार्ड इंसर्ट करते हो एटीएम मशीन में, तो एटीएम मशीन क्या करती है, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्ट्रिप लगी है उसके ऊपर, उससे वो रीड करती, उससे आपको कार्ड को रीड करेंगे। अब वो कार्ड को रीड करेंगे तो उसको कुछ तो भी उसमें इनपुट मिलेगा। अब वो इनपुट को वो पर्टिकुलर जो ब्रांच है, सपोज आपकी बैंक है SBI, तो SBI के डेटाबेस में जाएगी और फिर वहाँ से वो सारी चीज़ रीड करेंगे कि ओके ये जो पर्टिकुलर एटीएम के जो मैग्नेटिक डिस्क में उसके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिल्म जो उस पर लगी है, थिन फिल्म या शीट स्ट्रिप पे, उसके ऊपर जो कुछ भी वैल्यूज है वो निकालेंगे और देखेंगे ओके ये SBI बैंक का एटीएम है, ये कौन से ब्रांच का एटीएम है, वो कौन सी सिटी का कौन से ब्रांच का एटीएम है, किस तरह का अकाउंट है। तो जब उसको पता चल गया कि हाँ भैया ऐसा कोई एक बैंक है, ऐसा कोई एक सिटी है, ऐसा कोई एक ब्रांच है और वहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम वेम, इसका अकाउंट इस तरह का एक अकाउंट है, तो बोलेंगे चलो ठीक है इट इज़ ओके। फिर वो आपको प्रॉम्प्ट करेंगे अब आपका पिन एंटर करो। फिर जैसे ही आप पिन डालोगे तो वो वहाँ से कंपेयर करेंगे कि ओके आपने जो पिन डाला वो सही है या गलत है। अब उसको समझ में आया कि आपने अगर पिन सही डाला तो ठीक है। फिर वो नेक्स्ट क्वेरी आएगी, फिर आपको पूछेंगे कि आपका अकाउंट में से आपको करना क्या है, पैसे विड्रॉ या फिर सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है वो सिलेक्ट करो। फिर वो चेक करेंगे कि ओके इसने जो इन्फॉर्मेशन बताई थी सही है। फिर आपको बोलेंगे आपको ट्रांजैक्शन क्या करना है, मतलब आपको विड्रॉ करना है पैसे, डिपॉजिट करना है पैसे, या फिर आपको ट्रांसफर करना है, या आपको क्या करना है, स्टेटमेंट देखना है, कुछ भी वॉट एवर इट इज। तो आपने सपोज विड्रॉ डाला कि मुझे पैसे निकालने हैं, तो फिर से वो चेक करेंगे आपके अकाउंट में उतना पैसा अवेलेबल है क्या। अब साथ ही साथ वो पर्टिकुलर एटीएम में उस टाइम पे उतना पैसा अवेलेबल है क्या और आपको दे सकते हैं कि अगर सब कुछ ओके ना तो दे विल गिव यू मनी। और वो देने के बाद में फिर वो वहाँ के आपके पर्टिकुलर बैंक के, वो पर्टिकुलर ब्रांच के आपके अकाउंट के डेटाबेस में वो अपडेट करेगा कि आज आपने इतने इतने पैसे निकाले, अब आपका इतना इतना बैलेंस बचा है। और सेम अपडेटेड रिसिप्ट आपको भी जनरेट करके देगा। साथ ही साथ आपको ये भी प्रॉम्प्ट करेगा कि आप आपके जो पैसे और आपका कार्ड आप रिमूव कर लो। तो ये हो गया था उसका परफॉर्मेंस। अब देखो, अब आपको लगता होगा ये जितना भी सारी चीज़ें मैंने बताई, तो जितनी देर मैंने बताई उतनी देर में तो एटीएम से पैसे निकल जाते। इट टेक्स मैक्सिमम 30 सेकंड्स, वर्स्ट केस में ज़्यादा टाइम लगता होगा। तो ये हमको दो चीज़ बहुत खास तौर पे देखने पड़ती है कि हम कौन सा डेटाबेस बना रहे हैं और उसके लिए हमारे यूजेज रिक्वायरमेंट क्या रहेंगे। तो उसमें एक पैरामीटर है थ्रूपुट। थ्रूपुट मैकेनिकल का होने की, तो नंबर ऑफ क्वेरीज मैकेनिकल का होने की से आपको पता होगा, द नंबर ऑफ क्वेरीज और अपडेट्स दैट कैन बी प्रोसेस्ड ऑन एवरेज पर यूनिट टाइम। तो एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में, चाहे फिर वो सेकंड बोलो, मिनट बोलो या फिर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड बोलो, आप कितने क्वेरीज को प्रोसेस कर सकते हो। अब ये जो रहता है ये रहता नेटवर्किंग के ऊपर, ट्रैफिक के ऊपर, ट्रांजैक्शंस की टाइप के ऊपर। तो ये एक अलग एक दुनिया है। तो सोचो आप एक एटीएम के एक ट्रांजैक्शन के पीछे कितनी सारी चीजें हैं। तो ये उसको पर्टिकुलर एक ट्रांजैक्शन के लिए या फिर एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी सारी चीजें, क्वेरीज, अपडेट्स वो कर सकता है। ये क्वेरीज या फिर अपडेट्स जो है ट्रांजैक्शन जो प्रोसेस कर सकता। अब सेकंड पार्ट की एक ट्रांजैक्शन को शुरू से लेके खत्म होने तक कितना टाइम लगता, एवरेज केस में भी और वर्स्ट केस में भी। उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम, मतलब थ्रूपुट और रिस्पॉन्स टाइम। थ्रूपुट मतलब वो पर्टिकुलर मशीन की कैपेसिटी कि वो कितने क्वेरीज ले सकता है इन पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम, और रिस्पॉन्स टाइम मतलब वो क्वेरीज लेने के बाद में उसको वर्कआउट करके उसका आपको जो आउटपुट है कितने देर में दे सकता एक ट्रांजैक्शन का। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
अब मैं आपको फिर से बताता हूँ वही एटीएम का एग्जांपल। जब सबसे पहले आपने एटीएम उसके अंदर इंसर्ट किया तो उसने जो कार्ड रीड करके वैल्यूज कंपेयर करी आपके डेटाबेस से, तो ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रांजैक्शन। आपने तो कोई नहीं क्वेरी लिखी, आपने सिर्फ एटीएम कार्ड इंसर्ट किया, तो मतलब कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में ये सारा कोड लिखा हुआ है और वो कहीं ना कहीं वैल्यूज से जाके कंपेयर कर रहा। तो ये हो गया आपकी फर्स्ट क्वेरी, और ये वहां पर जाके उन्होंने सर्च किया, देखा सब ठीक है और आपको वापस किया। अब उसके बाद में आपने सेकंड क्वेरी डाली, तो वो 1 सेकंड उसने इमीडिएटली यहाँ पे आपको विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड आपको दे दिया कि इट इज ओके प्लीज एंटर योर पिन, मतलब आपका अकाउंट वहां पर है। तो ये हो गया उसका रिस्पॉन्स टाइम कि आपने उसका आउटपुट उसको वो पर्टिकुलर मशीन ने आउटपुट अपना जनरेट करके दे दिया, ये एक क्वेरी। फिर आपने पिन डाला, वो उसने चेक किया, वो हो गया सेकंड ट्रांजैक्शन। फिर आपने अकाउंट सिलेक्ट किया, वो हो गया थर्ड ट्रांजैक्शन। फिर आपने विड्रॉल बोला, तब उसने चेक किया कि आपके पास इतने पैसे है नहीं बैंक में, एटीएम में है नहीं, वो हो गया फोर्थ ट्रांजैक्शन। फिर आपको पैसे दिए, वो हो गया फिफ्थ ट्रांजैक्शन। फिर उसको अपडेट किया, वो हो गया सिक्स्थ ट्रांजैक्शन। तो एक ट्रांजैक्शन के अंदर अब हमारे ख्याल में आता, मतलब एक ट्रांजैक्शन वर्कआउट होने के पीछे उसमें कितने सारे सब ट्रांजैक्शंस रहते हैं, तो वो पर्टिकुलर एक ट्रांजैक्शन को कितना टाइम लगता है, दैट इज रिस्पॉन्स टाइम। अब यहां से आपके ख्याल में आ रहा होगा कि डेटाबेस का और ये नेटवर्किंग का सर्वर का इसका डेटाबेस का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि इसमें स्पीड कितनी इंपॉर्टेंट है। एक ट्रांजैक्शन के लिए आपको कितनी स्पीड लगनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे कंसेप्ट समझ आता है कि सिर्फ अपन ने एक एटीएम से एक अकाउंट से थोड़ा सा पैसा निकालने के एग्जाम्पल को डिस्कस किया, तो उसमें कितने सारे ट्रांजैक्शन हमारे ख्याल में है। अब आप सोचो कि एक बैंक में कितने सारे सपोज एक बैंक आप ले ले, उसके कम से कम 1000 कस्टमर। अब ऐसी अमरावती में उसकी 10 ब्रांचेस है, तो हर ब्रांच के आप अगर 1000 कस्टमर बोलेंगे तो 10,000 उसके कस्टमर एक अमरावती सिटी में होंगे। ऐसी अमरावती सिटी में, अब ऐसी अमरावती डिस्ट्रिक्ट में पकड़ लो, तो अमरावती डिस्ट्रिक्ट में उसकी और 50 ब्रांचेस होंगी, सब छोटी मोटी डिस्ट्रिक्ट मिला के 20 ब्रांच होंगी। वो ब्रांच में 500-500 भी पकड़ लिए तो 20,000 कस्टमर एक जगह के। ऐसी कितने सारी सिटीज़ है, कितने सारे कस्टमर्स है, और सभी का किसी का सेविंग्स अकाउंट है, किसी का करंट अकाउंट है, किसी का सैलरीड अकाउंट है, किसी का और XYZ अकाउंट है, कितने सारे टाइप्स के अकाउंट है। अब हर जगह पे वो इन्फॉर्मेशन आप कोई भी एटीएम से कहीं से भी विड्रॉ कर सकते हैं। और इवन अब तो कोर बैंकिंग की वजह से हम क्या होता कि हम ICICI बैंक में भी अकाउंट है तो भी हम SBI के एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अकाउंट है तो भी SBI के एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं, SBI में अकाउंट है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब ये किसी भी बैंक में आपका अकाउंट रहे, आप कोई भी इससे विड्रॉ कर सकते हैं। तो सोचो कि वो डाटाबेस की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, कितना बड़ा डाटाबेस हैंडल करना और कितना बड़ा कोड लिखा गया होगा, लाखों लाखों लाइंस का कोड होगा, और उसको मैनेज करना, उसको अपडेट करना, ये सारी चीजें। सो देन यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। इसलिए डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सीखना समझना। और मैं आपको बता दूं IT के जो लोग रहते हैं ना, उनका ओरेकल में इसमें वर्क करना एक ड्रीम जॉब रहता। I too was an IT, सो दैट इज वर्किंग इन या ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस, जो हमारी लैंग्वेज चलती जावा और .NET, वो तो एक अलग कंसेप्ट है ही है कि ठीक है एवरीबडी वांट्स टू बी अ डेवलपर। लेकिन साथ में अगर आपको ओरेकल जैसे डेटाबेस में वर्क करने को मिलता, बिकॉज दैट इज वेरी जीनियस, दैट इज वेरी इंटेलेक्चुअल वर्क, कि बहुत इंटेलिजेंट लोग वहां पर रखते हैं, बहुत शार्प पीपल चाहिए वहां पर। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डेटाबेस। वो एक डेटाबेस का स्पेसिफिक महत्व रहता है। नाउ आई थिंक यू विल इजीली अंडरस्टैंड। देन ऑथराइजेशन रिक्वायरमेंट्स। अब ऑथराइजेशन रिक्वायरमेंट्स तो सिंपल है कि फिर ऑथराइजेशन तो हमारे यहाँ से ख्याल में था कि आपका अकाउंट नंबर, पासवर्ड, आपको इन्फॉर्मेशन देने की अथॉरिटी है या नहीं। अब देखो कितना आगे जा चुकी है टेक्नोलॉजी की, आपके मोबाइल में एक छोटा सा ऐप है और वो ऐप में आप पैसे का एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक को देते हो, और वो इंस्ट्रक्शंस में आप ये भी दे सकते हो कि अगर सपोज मेरा एक फ़ोन पे सपोज मैं फ़ोन पे यूज़ करता और वो फ़ोन पे यूज़ है मेरा 3 लिंक है 3 डिफरेंट ब्रांच बैंक से, 3 बैंक से वो लिंक्ड है सपोज, तो जब भी मैं फ़ोन पे से ट्रांजैक्शन करता तो मैं तीनों में से कोई भी एक बैंक में से पैसा चूज करूंगा। तो मैंने वहां पर अगर सपोज इंस्ट्रक्शन दे के रखे पर्टिकुलर बैंक को कि अगर मैंने बैंक में किसी भी तरह से पेमेंट किया और 1000 का पेमेंट हुआ है और 1 घंटे के अंदर अगर फिर से मैं उसी बैंक से 1000 का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता हूँ, तो दे शुड प्रॉम्प्ट मी, दे शुड गिव मी अ वार्निंग, दे शुड कंफर्म कि इट इज़ मी ओनली परफॉर्मिंग ऑल दिस ऑपरेशंस। क्योंकि क्या होगा, सपोज मेरा मोबाइल खो गया और बाय चांस मेरा मोबाइल खोने के साथ किसी को मेरा पासवर्ड भी पता चल गया, फ़ोन पे का मेरा पासवर्ड, कि ठीक है ये पासवर्ड है, मतलब मेरा मोबाइल को मैंने लॉक किया ही नहीं, कभी उसको पिन लगाया ही नहीं था, लेकिन सपोज चलो पिन लगी हुई थी और मोबाइल किसी को मिल गया और उसको मेरा फ़ोन पे का भी पासवर्ड मिल गया और उसने क्या किया, कुछ तो भी शॉपिंग करी और मेरे फ़ोन पे अकाउंट से पे किया। तो सबसे पहले तो मैंने लिमिट सेट करके रख दी बैंक में कि भैया 10,000 से ज़्यादा
पे होना ही नहीं चाहिए। अब चाहे मेरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट करे या बैंक ऑफ महाराष्ट्र करे या आईसीआईसी करे, एचडीएफसी करे, सेंट्रल बैंक करे, कोई भी दुनिया की बैंक करे जो मेरे अकाउंट से वो पर्टिकुलर नंबर से लिंक्ड है, तो 10,000 से ज़्यादा एंटर करेंगे उसको प्रॉम्प्ट होगा कि नहीं भैया हम इतना अलाउ नहीं कर सकते। तो ठीक है, उसने एक बार 10,000 यूज़ कर लिया, उसके अंदर उसकी समझ में आ गया। अब वो सेकंड ट्रांजैक्शन करने के लिए जाएगा तो एकदम से मैंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सभी बैंक को दे के रखी हो कि अगर 1 घंटे के अंदर दूसरा ट्रांजैक्शन होता है तो फिर आपको मुझे एक मेल पे देना पड़ेगा। इसका मतलब कि भाई आप मुझे मेल सेंड करो और वहाँ पे मुझसे आप कंफर्मेशन मांगो कि ये आप ही है क्या, या फिर मुझे आप कॉल करके कुछ और करो, कुछ ना कुछ मैंने प्रोसेस करके रखी, तो हो सकता है फिर वो मुझे मेल आएगा। अब आप बोलेंगे सर आपने मेल भी लिंक करके रखा है, तो मैं जीमेल नहीं, मैं कोई और एक मेल आईडी दूंगा कि इस पर मुझे मेल आना चाहिए और मुझे इतना ड्यूरेशन मिलेगा, 1 आवर ड्यूरेशन, जो कुछ भी टाइम है, तो इसमें मैं कुछ ना कुछ हाथ पैर मार सकता हूँ। मैं जैसे बैंक्स में कॉल करके बात करूंगा कॉल सेंटर्स पे कि ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये मेरे डिटेल्स है, आप उसको इमीडिएटली ब्लॉक कीजिए, बैंक में बात करूंगा, इधर बैंक करूंगा, ये नंबर से नहीं वो नंबर से। तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग आई कैन डू। तो सोचो ये सारे इंस्ट्रक्शंस भी वो बैंक फॉलो करती है ना, कहाँ पर हमारी टेक्नोलॉजी चलेगी और कितने ऑथराइजेशन की जरूरत रहती। तो दैट इज अ वेरी टीडियस थिंग। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो भी एक डेटाबेस डिजाइन का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे कंस्ट्रेंट, यूजेज, थ्रूपुट, रिस्पॉन्स टाइम एंड ऑथराइजेशन रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट जैसे ऑथराइजेशन मतलब मैंने बोला कि हर महीने मेरे अकाउंट से अगर मेरा कोई ईएमआई है तो ऑटो डेबिट हो जानी चाहिए। तो बरोबर डेबिट जल्दी से ना 1 रुपया कम होता ना 1 रुपया ज़्यादा होता, और वही पर्टिकुलर डेट को वही पर्टिकुलर अकाउंट में उसी चीज़ के लिए डेबिट होता। तो आप सोच सकते हैं ऐसे कितने सारे ऑथराइजेशन हो सकते। देन उसके बाद में था डेटा फ्लो एंड वर्क फ्लो। अब ये जो डेटा का फ्लो है ये तो वेरी सिंपल है कि डेटा फ्लो मतलब ऐसा होता है, वर्क फ्लो यानी कि किस तरह से वर्क करेगा, आपका डेटा कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है, किसको क्या डाटा प्रोवाइड करना चाहिए, कहाँ से डेटा फ्लो मतलब फ्रॉम सर्वर टू सिस्टम टू यूज़र टू डेटाबेस, आपने डेटाबेस किसको बनाया, कौन सा आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है या फिर आपका 3 टियर आर्किटेक्चर है, 4 टियर आर्किटेक्चर है। तो ये सारी चीज़ें, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स यू हैव टू कंसिडर इन द डिज़ाइन ऑफ अ डेटाबेस। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आपके ख्याल में आ गया होगा कि इट इज़ अ वेरी बिग कंसेप्ट, कि डेटाबेस मतलब एक बहुत बड़ी बात है और डेटाबेस सब्जेक्ट मतलब ये एक बहुत डेप्थ वाला सब्जेक्ट है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है। हम क्या देख रहे हैं, हमसे छोटे छोटे से पार्ट देख रहे हैं कि हमसे इसका थियोरेटिकल पार्ट अब तक समझे हैं। और इसके पहले जो मैंने आपको 2 वीडियोस भेजे हुए, तो वो जो वीडियोस मैंने आज डाले हुए थे ग्रुप पर कल, आप सभी को वीडियोस देखना ही देखना है, क्योंकि वो वीडियोस देखने के बाद में कि डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं, उसमें वैल्यूज कैसे इंसर्ट करते हैं और उसको अपडेट कैसे करते हैं, वो उसी से आपको पता चलेगा। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड आफ्टर दैट ओनली कि हाउ टू क्रिएट द डेटाबेस। और जब हम वाले एक्चुअल प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे, जब कॉलेज फिजिकली अगर आप लोग आएंगे, तो आपको सबको डेमो भी वहाँ पर करके देना पड़ेगा, और एल्स कि वहाँ पर भी जो दिया इट इज़ ए काइंड ऑफ ट्यूटोरियल ओनली। और फिर एसक्यूएल के इंस्टॉलेशन के लिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट रहती आपकी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट, वो सारी चीज़ें दैट अगेन आल्सो टेल यू। बट अब अगर आपको ये जो चीज़ें समझना है, तो आपको जो मैंने दो यूट्यूब की जो वीडियोस देखे उसमें बताया कि टेबल कैसे क्रिएट हुआ और टेबल क्रिएट होने के बाद क्या डिस्प्ले होते वो भी बताया। तो उससे आपकी ये क्वेरी तो आपकी सॉल्व होती कि हाउ टू गो फॉर दिस क्रिएशन। और जब आप अगर सपोज इफ द टाइम परमिट्स एंड द सिचुएशंस फेवरेबल, देन वी कैन गो विद द डायरेक्टली फिजिकल प्रैक्टिकल वेयर यू ऑल विल बी प्रेजेंट एंड यू विल बी डूइंग द ऑल दिस एक्सपेरिमेंट्स, यू विल बी परफॉर्मिंग द प्रैक्टिकल्स। ये सब आप लोग परफॉर्म करेंगे। बट स्टिल even if you did not get the chance for it, I pray that we should get a chance for it, all this performance. But in the worst case, through that particular tutorials on the YouTube video, you can get it. Again, you two are smart people, you all have smartphones, so even if you find it interesting, you can go for more videos. They are all available on YouTube, so your concepts will be much more clear. However, for the sake of understanding all these things in the depth that I have taught you in these 2 units, the video lectures I have taken, they are more than sufficient. Again, I am providing the notes, and along with it, the 2 videos I have posted yesterday, that is regarding the actual execution of this DML commands and DDL commands. So they are more than enough. If you go to them, you write the input, you write the output, you properly see the commands, that is more than enough. Now with this particular thing, we conclude our second unit. In the next lecture we will be having a test of 20 marks, that is a descriptive paper, and before that I will provide you with the notes for the second unit. Till then, thank you class. What I'll do कि we'll stop here, यहाँ पे हम लोग रुकते। The only thing is that कि before just stopping, let us revise in very short. एक बार सिर्फ हम लोग PPTs को ये जो PPTs को ओवरव्यू कर लेते, तो ये क्या होगा, बैक जाते हुए या फ्रंट आते हुए सब हमको ख्याल में आ जाएंगे कि अब तक हमने क्या देखा था। वेरी फास्ट रिवीजन, बिल्कुल 1-2 मिनट के अंदर हम सबका सब रिवाइज कर लेते।
तो हमारा यूनिट था रिलेशनल डेटाबेस, हमको पता था रिलेशन मतलब क्या होता, टेबल। रिलेशन को हम लोग बोलते टेबल, और उसके बाद में जो कॉलम्स रोज रहते हैं उसको बोलते ट्यूपल्स, और कॉलम्स को बोलते एट्रीब्यूट्स। एक रहती प्राइमरी की हम किसी भी एट्रीब्यूट को बना सकते हैं, हमको आप स्पेसिफाई करना पड़ता है कि ये हमारी प्राइमरी की रहेंगी। जब डेटाबेस टेबल क्रिएट करते तो वो उसको प्राइमरी की बनाते हैं, और प्राइमरी की वजह से हम पूरे के पूरे जो वैल्यूज़ है, जो एक पर्टिकुलर रोज की वैल्यू हम ले सकते हैं। एंटिटी मतलब कोई भी एक रियल थिंग, और डोमेन मतलब क्या होता है, जहाँ पर हमको वैल्यूज मिलती है एक्चुअल। और अगर एटॉमिक डोमेन मतलब आपको एक स्पेसिफिक, जैसे आपने एक टेबल बनाया था ड्राइविंग लाइसेंस नंबर्स में सबसे मांगा था, तो वो एक ही रहना चाहिए किसी का, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक एटॉमिक डोमेन। उसके बाद में हमने देखा था कि स्कीमा डायग्राम मतलब क्या होता, जैसे स्कीमा मतलब एक होता स्केलेटन, तो डाटाबेस का एक स्केलेटन मतलब उसका लॉजिकल डिजाइन, फिर उसके इंस्टेंस मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंस में कितने उसमें पार्ट है, फिर रिलेशन का टेबल का एक डिजाइन, और रिलेशन में स्पेसिफिक इंस्टेंस पे कितने वहाँ पर वैल्यूज है, तो ये सब देखे थे। उसके बाद में हमने की मतलब क्या था, लॉजिकल वे टू एक्सेस द रिकॉर्ड। सुपर की मतलब इट इज मोर देन वन एट्रीब्यूट्स, और कैंडिडेट की डिस्टिंक्ट सेट आउट दैट आइडेंटिफाइज रिकॉर्ड यूनिकली। कैंडिडेट्स की मतलब प्राइमरी की या फॉरेन की, हमारी कैंडिडेट की ही रहती। देखो तीन चीज़ें, की मतलब कोई भी एक लॉजिकल वे टू एक्सेस द रिकॉर्ड, और प्राइमरी की कैंडिडेट की मतलब जो एक सेपरेट की रहती है उसको हम प्राइमरी भी बोलते हैं, फॉरेन भी बोलते हैं, और सुपर की मतलब एक से ज़्यादा दो, जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से चाहिए, या फिर फर्स्ट नेम कईयों का कॉमन हो सकता है, तो ये एग्जांपल में हम लास्ट नेम और स्टूडेंट आईडी दोनों से यूज़ करेंगे, फिर हमको वैल्यू मिलेंगी। प्राइमरी की मतलब एक यूनिक की, जो एक टेबल में रहती है, जिसकी वजह से हम सारी रोज ये जो डेटा सिलेक्ट कर सकते, सॉर्ट कर सकते, और वही अगर दूसरे टेबल में रहेंगी सेम, तो वो हो जाएंगी फॉरेन की। मतलब एक ही की अगर दो टेबल में रहती तो वो एक हो जाती प्राइमरी की, एक फॉरेन की। उसके बाद में हमने देखा था क्वेरी लैंग्वेज, डीएमएल और डिक्लेरेटिव। उसमें फिर हमने अलजेब्रिक ऑपरेशन देखे थे, क्योंकि एक्चुअली जो क्वेरी थी डीडीएल और डीएमएल और डीसीएल कमांड्स, वो हम पहले यूनिट में देख चुके हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, और वही मैंने आज आपको प्रैक्टिकल में भेजा है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं ये हो गए अलजेब्रिक ऑपरेशंस। अलजेब्रिक में क्या है, यूनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। यूनरी में सिलेक्ट, प्रोजेक्ट, रीनेम, और बाइनरी में जहाँ पे एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन चाहिए, लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये इनके हम किस अपने फॉर्म देखे थे। सिलेक्ट मतलब वो सिलेक्ट करेगा, ये एग्जांपल देख लो यहाँ पर, सिलेक्ट रेटिंग, जहाँ पर द वीडियो विल नॉट बी मोर देन 30 मिनट्स, डोंट वरी। तो जहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि रेटिंग आपको सिलेक्ट करना है ग्रेटर देन 8, तो वहाँ पर ग्रेटर देन 8 वाली रेटिंग के सारे आउटपुट मिले। उसके बाद में आपको टेबल S2 में से जो कुछ भी आपको चाहिए था लास्ट हमने लिखे थे। उसके बाद में प्रोजेक्ट मतलब आपको जो भी स्पेसिफिक, जैसे ये कॉलम में से एस नेम और रेटिंग चाहिए था, तो एस नेम और रेटिंग यहाँ पर सिलेक्ट हुआ। और रीनेम मतलब आप डायरेक्टली लिखेंगे रीनेम कॉलम, तो आप उसका जैसी नाम देंगे वो उसको रीनेम कर दिया। अपने के एक एट्रीब्यूट को रीनेम कर सकते किसी को भी, जैसे रीनेम इन टेम्प टीचर, तो क्या करेंगे आप, टेम्पररी जो टेबल है उसमें टीचर को आप रीनेम कर देंगे। टेम में सैलरी कॉमा ऐड टीचर, आपको टेम्पररी ऐड करना है उसमें, ठीक है। ज्वाइन में हम लोग ने क्या किया, ज्वाइन में दो टेबल को हमने ज्वाइन किया था, उसमें से कॉमन वैल्यूज हमने देखी हुई थी। सेट ऑपरेटर्स में यूनियन मतलब दोनों टेबल को पूरी तरह से कंबाइन किया, पहले कॉमन वैल्यूज दिखाए, फिर जो बाकी बचीज वाली वो दिखाए। इंटरसेक्शन में क्या किया कि दोनों में जो कॉमन थी सिर्फ उतनी दिखा और बची वैल्यूज शो नहीं किया। डिफरेंस में क्या किया, जो दोनों में कॉमन है उसको हटा दिया, फिर जो फर्स्ट रो में थी सिर्फ वो बताया। कार्टेशियन ने मतलब हर ये जो दोनों टेबल में के हर रो का दूसरे हर रो से मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया था कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके बाद में ज्वाइन के हमने टाइप देखे थे। नेचुरल ज्वाइन में टेबल को ज्वाइन करेगा जो गिवन क्वेरी के साथ है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन में दोनों में कॉमन प्लस जो पहले रो में आता। राइट आउटर ज्वाइन में दोनों में कॉमन प्लस जो राइट टेबल में आता। फुल आउटर ज्वाइन में दोनों में कॉमन और जो दोनों टेबल में बचा वो वैल्यूज। फिर हमने देखे थे जनरलाइजेशन, मतलब अगर आप एंटिटी को ब्रेकअप करते चले जाते, जैसे यहाँ पे एक एंटिटी पर्सन, आपको उसने दो में ब्रेक किया ताकि आपको एक ही जगह बहुत सारा डेटा संभालना ना पड़े, आपने 3 एंट्री बना दी पर्सन की, स्टूडेंट और टीचर। ऐसे स्पेशलाइजेशन मतलब आपने 3 जो लो लेवल एंट्रीज मिला के एक बना दी। यहाँ पे 3 अलग अलग एम्प्लॉयज थे, जैसे अपन देखिए 3 एम्प्लॉय की अलग अलग इन्फॉर्मेशन स्टोर करी, उससे अच्छा उसने कि एक ही टेबल बना दिया एम्प्लॉय, उसमें तीनों की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर ली। एग्रीगेशन में हमने क्या किया था, एग्रीगेशन में आप लोग यहाँ पर देख सकते थे, हमको क्या था कि हमने 2-3 वैल्यूज को एग्रीगेट करके एंटिटी सेट बनाया था कि एक एंटिटी सेट दूसरे एंटिटी सेट से कैसे रिएक्ट करेंगे। तो ये हो गया था एग्रीगेशन। यहाँ पर क्लियर कट ख्याल में आता कि सेंटर जो एक कोर्स प्रोवाइड कर रहा था ये एक एंटिटी होगी और इंक्वायरी वो होगी दूसरी एंटिटी जो विजिटर से रिलेटेड थी। उसके बाद में जो एग्रीगेट के हमने फंक्शन देखे थे, इससे और एग्रीगेट समझ में आता कि एक का दूसरे के साथ रिलेशन क्या है, जैसे एवरेज, काउंट, फर्स्ट, लास्ट, मैक्स, मीन एंड सो वन। इसके हमने ये सारे जितने भी नीचे लिखे प्रोग्रामिंग भी देखे हुए थे। नल वैल्यूज़ क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, वो सब हमने देखा हुआ था। और फिर अभी अपन ने जस्ट देखा मॉडिफिकेशन ऑफ डेटाबेस, उसमें इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और लास्ट थिंग वी हैव सीन द एस्पेक्ट ऑफ डेटाबेस डिजाइन।
तो ये सारी चीज़ों से हमारा सेकंड यूनिट होता है कंप्लीट। सेकंड यूनिट अपना पूरा कंप्लीट होता है यहाँ पे। और फर्स्ट यूनिट में हमने एक्चुअल में पूरी थ्योरी के साथ में DDL, DML और DCL कमांड्स कैसे लिखना वो भी देखे हुए। अब नेक्स्ट इसमें हमारी इस पर टेस्ट रहेंगी। आई विल प्रोवाइड द नोट्स फॉर इट। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन थैंक यू क्लास, गुड डे, जय हिंद।